हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया है ना? ठीक है, तो आगे हम लोग 12वीं का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स के अंतर्गत हमने इसके पहले वाले वीडियो में आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आपको बताया था ना। देखिए बच्चों, सारे वीडियो हमारे जितना मैं बना रहा हूँ आपके लिए, इसको अच्छे से पढ़ते जाइए और हमारे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, है ना। किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करेंगे आप, 12वीं के बाद नीट का एग्ज़ाम देंगे या किसी और फील्ड में जाएंगे, है ना, तो हर एक फील्ड में कॉन्सेप्ट ही काम में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपसे नहीं बनेगा तो दिक्कत होगी, क्वेश्चनों को समझने के लिए मुश्किल आएगी। तो एक बार आपको 11 और 12th का फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, 11 12th का फिजिक्स। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, फिर आपके लिए जैसा आप लोग बोलेंगे उसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कराने लगूंगा, तो आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और एक आध दो न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग पढ़ते जाइए मेरे साथ। ज़्यादा नहीं होगा, एक एक टॉपिक को ऐसे भी मैं बनाता हूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आप बोर ना हो, इसलिए आप आराम से लगे रहिए, ठीक है ना। देखिए, अगर कंटिन्यूअसली आप लगे रहेंगे मेरे साथ तो कब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सिलेबस ख़त्म करना है अगर, तो लगे रहिए, आप मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपके लिए लगा हूँ ना, वैसे ही आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और लगे रहिए। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं सेलों का सीढ़ी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, यानी कि सेलों का संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो बच्चों, जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधों का संयोजन, पढ़े थे कि नहीं? प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़े थे ना। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताया था इन दोनों में कि हम लोग श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं और समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं। सेम वही सीक्वेंस यहाँ भी रहेगा। कैसे जोड़ेंगे उसको देखिए, किस प्रकार से जोड़ते हैं मैं बना रहा हूँ, और उसको आप बनाते जाइएगा साथ में और पढ़ते भी जाइए, ठीक है। देखिए, सेलों का संयोजन को हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे। पहले सेल को बनाइए, कई सारे सेलों को। एक सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध साथ में रहेगा। दूसरा सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध साथ में रहेगा। तीसरा सेल, आंतरिक प्रतिरोध साथ में रहता है, आपको पता है ना। इस प्रकार से n सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। देखिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है ना। और लास्ट में लोग लगा देते हैं बाह्य प्रतिरोध, बाहर से एक प्रतिरोध लगा देते हैं और एक कुंजी लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि हम कुंजी को प्रेस करें तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। मान लेते हैं ये सेल है, कई सारे सेल हैं, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई है या एप्सिलॉन है, समझ में आ जाना। आपके बुक में एप्सिलॉन दिया रहता है, तो एप्सिलॉन मैं डिनोट कर रहा हूँ। इसको आप ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको ई से भी डिनोट कर सकते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। एप्सिलॉन बोलूँ या ई बोलूँ, आप समझ जाएंगे ना। बाहरी प्रतिरोध है आर, कुंजी लगा दिए। बच्चों लोग सेल क्यों लगाते हैं बताइए? तो सेल अपन क्यों लगाते हैं? ताकि हमें करंट मिले। तो धारा यहाँ से बहेगी, प्लस से स्टार्ट होगी, इस प्रकार से करंट फ्लो होते हुए इधर की ओर चली जाएगी। बात समझ में आ गया? अब देखिए, हमें क्या निकालना है। सेल लगाने से हमें क्या मिलता है? धारा मिलती है ना। तो हमें धारा के लिए सूत्र निकालना है। किसके लिए? धारा के लिए। और धारा निकालने का सूत्र आपको ओम सला में ही सीख चुके हैं हम लोग, कि अगर हमें विद्युत वाहक बल पता हो या विभवांतर पता हो और प्रतिरोध पता हो, तो हम लोग करंट का मान निकाल सकते हैं। सभी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आर है, तो आर भी लिख दीजिए साथ में, ठीक है। तो धारा निकालने के लिए क्या होगा बताओ? पूरे सेलों का धारा। तो श्रेणी क्रम संयोजन देखें, कुल धारा निकालने का क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल
अपान कुल प्रतिरोध। एक सेल के लिए तो हो जाएगा विद्युत वाहक बल अपन प्रतिरोध, तो सभी सेलों के लिए निकालने के लिए हम लोग कुल विद्युत वाहक बल लिखेंगे। ठीक है, तो यह इसको समीकरण 1 मान लो। एकदम देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखना, उसको भी पढ़ाएंगे ना, उसको भी, तो अभी सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे, कितना आसान है। यही 2-3 चीज़ें याद रखना पड़ेगा आपको जितना मैं बता रहा हूँ। देखिए हमें क्या निकालना है धारा निकालने के लिए, एक तो विद्युत वाहक बल निकालना है और प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध को निकालिए। कहाँ से? इस डायग्राम से, और इसमें मान रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एकदम आसानी से। तो निकालते हैं, पहले श्रेणी क्रम संयोजन को समझ लेते हैं। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल का धन ध्रुव, प्रत्येक सेल का धन ध्रुव दिख रहा है, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि पहले सेल का धन ध्रुव या पहले सेल का दूसरा सिरा, जैसे मैं प्रतिरोध में बताया था कि प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तो प्रत्येक सेल का दूसरा वाला सिरा यानी निगेटिव वाला सिरा दूसरे सेल के धन वाले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले सेल का ऋण सिरा तीसरे वाले के धन से जुड़ा हुआ है। यही क्रम लगातार चलता जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। और पहले वाले धन सिरे से हमने, और दूसरे वाले ऋण सिरा जो निकलेगा उससे एक बीच में जोड़ दिया हमने बाहर में बाहरी प्रतिरोध और एक कुंजी के। ये पूरी सर्किट हो जाएगी आपका कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये बात समझ में आई ना। अब देखिए कुल विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि हर जगह अलग अलग, हर जगह एक सेल यहाँ जुड़ा है, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, इसी प्रकार से मान लेते हैं n सेल जुड़े हुए हैं। कितने सेल जुड़े हुए हैं? n सेल जुड़े हुए हैं इस परिपथ में। तो चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी बना सकते हो, डैश डैश करके यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए और एक प्रतिरोध यहाँ बना दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका n वां सेल। कौन सा सेल हो गया ये? n सेल। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टोटल कितने सेल जुड़ गए? n सेल। तो और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सभी सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है, सभी सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। तो अगर n सेल होंगे तो n आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, है ना। तो यहाँ पे निकालिए, हमें क्या क्या चाहिए? कुल विद्युत वाहक बल चाहिए समीकरण 1 में रखने के लिए। तो कुल विद्युत वाहक बल कितने हैं? एक का तो विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन हो गया और n के लिए n एप्सिलॉन। बात समझ में आया? इसी प्रकार से कुल प्रतिरोध निकाल लो। देखिए n सेल के साथ n प्रतिरोध हो गया R, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध सभी सेल के साथ लगा रहता है और बाहर में एक प्रतिरोध और लगा है। तो हो जाएगा कितना? ये इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? R + NR कुल प्रतिरोध, बाहर और अंदर दोनों का मिला के, सेल के अंदर NR और सेल के बाहर R। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया? R + NR। अब इन मानों को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से देखिए, तब समीकरण 1 से कुल धारा I = कितना हो गया? कुल विद्युत वाहक बल कितना है? NE या n एप्सिलॉन, और कुल प्रतिरोध हो जाएगा R + NR। यही तो फार्मूला है आपका कुल धारा के लिए। इतना छोटा सा व्यंजक है, देखिए इसको टेंशन लेके पढ़ना ही नहीं है। बस यहाँ पे आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान देना है, जैसा कि मैं बोला था कि कब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 1 नंबर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से नहीं बन पाता है। कब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए? देखिए 2 कंडीशन यहाँ पे निकल के आएगा। विशेष परिस्थितियाँ देखते हैं। विशेष परिस्थिति बनेगी इसके लिए, विशेष परिस्थितियाँ। पहला परिस्थिति देखिए बच्चों, यदि आंतरिक प्रतिरोधों का जो मान है वो बाहरी प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा हो, ये नहीं इसका मतलब हुआ।
नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहरी प्रतिरोध की तुलना में कम हो। समझ में आ रहा है कि जो n सेल जुड़े हैं ना, सभी का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है बाहरी प्रतिरोध की तुलना में। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस समीकरण में देखिए हमें I का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, बताइए ना, जो डिनोमिनेटर में है। यदि इसका मान कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सिचुएशन बनेंगे ना, एक तो बाहरी प्रतिरोध के लिए और एक आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो बाहरी प्रतिरोध के लिए क्या होगा, देखिए दो कंडीशन बन रहा है। यदि बाहरी प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तब ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा, धारा I इक्वल टू n एप्सिलॉन अपान, हमने एन आर को नेग्लिजिबल कर देंगे, यहाँ पे उपेक्षा कर लेंगे इसका। क्यों, क्योंकि आर का मान बहुत ज़्यादा है। तो एन आर को नगण्य मानने पर, एन आर को नगण्य मानने पर, नगण्य मान लीजिए, इसको नगण्य मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर। अब इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं ऐसा, n इंटू एप्सिलॉन अपान आर। अब यहाँ पे आप समझिए, ये किसका, ये क्या था, ये एक सेल में बहने वाली धारा है। तो n सेल को हम लोग जोड़े तो एक सेल में बहने वाली धारा कितनी गुनी हो गई, n गुनी हो गई ना। सीढ़ी क्रम में जोड़ेंगे हम लोग क्या, तो n गुनी हो जा रही है। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, देखिए एक कंडीशन और देखते हैं दूसरी परिस्थिति को। यदि हमने यहाँ पे क्या माना था अभी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाहरी प्रतिरोध की तुलना में कम है। अब दूसरे कंडीशन में मान रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहरी प्रतिरोध की तुलना में ज़्यादा है। उसमें कम माने थे, इसमें ज़्यादा है। तब देखिए, तब भी सूत्र से क्या निकलेगा, यहाँ पे I इक्वल टू n एप्सिलॉन तो ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ पे किसकी उपेक्षा करेंगे, R की उपेक्षा करेंगे, कैपिटल R की। क्यों करेंगे, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा है। तब के कंडीशन में कैपिटल आर को हम उपेक्षा कर सकते हैं या इसी को नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे इसको, नगण्य। नगण्य मतलब उसके तुलना में बहुत कम। तो यहाँ पे आर को नेग्लिजिबल मारेंगे, कैपिटल आर को, तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर। अब देखिए एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो आर आई इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपान आर, यही ना आएगा। अब इसमें इस वाले समीकरण में और जो हमने निकाला था इस वाला, ये वाला समीकरण, इन दोनों में देखिए किस में मान ज़्यादा है, इस कंडीशन में मान ज़्यादा है ना, क्योंकि n गुना है, n गुना है। और यहाँ पे केवल एक सेल में बहने वाली धारा का मान आ रहा है। यहाँ पे किस एक सेल में बहने वाली धारा का मान यहाँ पे आ रहा है। अब एक सेल में बहने वाली धारा अगर आएगी जोड़ने पे, पूरे को जोड़ने पे, तो हम n सेल क्यों लगाएंगे, बात सही है ना। तो हम उस सिचुएशन में लगाएंगे जब हमें धारा ज़्यादा मिले, n गुना मिले। तो यानी कि कब जोड़ेंगे इसको, समांतर श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे सेलों को, जबकि बाहरी प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो। सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा तभी तो धारा ज़्यादा मिलेगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, किस कंडीशन में, लिख लीजिएगा इसको आप लोग, कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। बात समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ तक आप समझ में आपको आ गया होगा। अब देख लेते हैं सेलों का समांतर क्रम से संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। किस क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लिख लीजिए, इंग्लिश शब्दों को थोड़ा थोड़ा आप लोग सीखिए, टर्मिनल जो इंग्लिश है उसको आपको सीखना चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना हो, है ना। चलिए ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखिए बच्चों, जैसे प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ते थे ना, दो बिंदु लेते थे, किस प्रकार से, देखिए हमने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे, एक बिंदु ले लिया यहाँ पे, एक सेल यहाँ जोड़िए, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे, धन सिरा एक बिंदु पे, डैश कर सकते हैं दिखाने के लिए। इस प्रकार से
ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ये सेल का विद्युत वाहक बल है और स्मॉल आर क्या है, इसका प्रतिरोध है। ये बात समझ में आ गया। एन सेल जोड़े गए हैं, मान लेते हैं कितने सेल, एन सेल जोड़े गए हैं। अब यहाँ पे क्या करिए, इसमें नहीं रहेगा, भारी प्रतिरोध जोड़ेंगे और एक यहाँ पे कुंजी जोड़ देंगे हम लोग की भारी प्रतिरोध आर। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है बताइए, सभी सेलों के जो धन है ये एक बिंदु पे जुड़ा हुआ है और सभी सेलों का ऋण सिरा बी बिंदु पे जुड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार के संयोजन को बोलेंगे हम लोग समांतर क्रम संयोजन। यहाँ से करंट फ्लो होगी, ये बिंदु पे आएगी, यहाँ से करंट आई मिलेगा और इस प्रकार से ये फ्लो होगा, इधर से डायरेक्शन इसका बी से इधर की ओर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से संयोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। यानी कि प्रत्येक सेल के धन ध्रुव, प्रत्येक सेल का धन ध्रुव एक बिंदु पे और प्रत्येक सेल का ऋण ध्रुव एक बिंदु पे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर या पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम याद रखना ना, इसको ऐसा भी परीक्षा में पूछ देगा तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, पार्श्वक्रम भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो इसमें भी वही निकालना है हमें, करंट तो निकालना है, धारा। तो क्या हो जाएगा, ये कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पे भाई, आप लोग को मैं समांतर क्रम जब पढ़ा रहा था प्रतिरोधों का, तभी मैं बताया था यदि कोई भी दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा हो, दो बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं कई सारे सेल, तो इसका सभी का जो विभवांतर या विद्युत वाहक बल होगा वो सेम होगा। सभी सेलों का लिए स्पलान है तो सभी का स्पलान हो जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता था कि सब अलग अलग जुड़े हुए थे तो सभी का विद्युत वाहक बल एन ही होता था या एन एप्सिलॉन होता था। यहाँ पे केवल एप्सिलॉन होगा। कुल प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए अपने फार्मूला क्या है, 1/r, आर डैश मान लेते हैं तो 1/r, 1/r कहाँ तक जाएगा, ये n/r तक। कितने हैं, n/r तक गया तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/r डैश इक्वल टू n/r। तो r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/n। तो r का मान तो ये आ गया, आंतरिक प्रतिरोध का मान। और बाहरी प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस r/n। ये कुल प्रतिरोध आया, कुल प्रतिरोध ये आ गया। अब कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कुल विद्युत वाहक बल आ गया एप्सिलॉन, क्योंकि सभी के लिए एप्सिलॉन है समांतर क्रम में। और कुल प्रतिरोध कितना आ गया, कुल प्रतिरोध की जगह पे मान रखिए r प्लस r/n, यही ना होगा। इसको सॉल्व करके देखिए तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन nr r/n। n ऊपर चला जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू बताइए, n एप्सिलॉन/nr प्लस r। ये ना धारा का मान आ गया। धारा का मान एक कंप्लीट हो गया इतना। इसमें भी दो कंडीशन आप लगा लीजिए, इसमें दो कंडीशन लगा के स्थितियों को देख लीजिए। पहली स्थिति क्या हो जाएगी, देखिए विशेष परिस्थितियाँ, इसको लगा देने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें धारा का मान कब अधिक मिलेगा। तो हम ये बता सकते हैं कि कब हमको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो पहली स्थिति ये है कि यदि R का मान, इसमें देखो R और nr है ना, तो R आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, जैसे पहले वाले में लगाया था, तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब I का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए n एप्सिलॉन/, अब R को क्या मान लेंगे हम लोग, स्मॉल r को क्या मांग लेंगे, नेग्लिजिबल मांग लेंगे या नगण्य मान लेंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, nr। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितना आ गया, एप्सिलॉन/r आ गया। दूसरी परिस्थिति को देखो बच्चों, यदि स्मॉल r का मान बहुत ज़्यादा हो बाहरी प्रतिरोध से, समझिए इस बात को यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए R का मान ये ऐसे लिख लीजिए इसको, तो n इधर जाएगा तो हो जाएगा r/n, ये नेक्स्ट सिचुएशन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे
कि कैपिटल आर को नेग्लिजिबल मान लेंगे। किसको मान लेंगे? कैपिटल आर को नेग्लिजिबल मान लेंगे, है ना। तो तब ये वाला इक्वेशन कैसा बन जाएगा? देखिए, आई इक्वल टू एन ई अपान स्मॉल आर। जब इस पूरे को नेग्लिजिबल मान लेंगे हम लोग, क्योंकि इस यहाँ पे क्या बोला मैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसका मान कम होगा। इसका मान जब कम होगा उस कंडीशन में इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, तो वैल्यू कितनी बची? आर को हमने लिखा, इसकी मान कितनी आगे देखिए, एन इंटू एप्सिलॉन अपान आर। ये देखिए, मतलब एक सेल में बहने वाली धारा का एन गुना, एक सेल में बहने वाली धारा का एन गुना इसमें मिल रहा है। इस वाले में कितना मिलता था? एक सेल में बहने वाली धारा का मान। तो जब हम लोग कई सारे सेलों को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो जब हमें एक सेल में बहने वाली धारा मिलेगी, तो हम कई सारे सेलों को एक साथ क्यों जोड़ेंगे? कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। अब हम लोग को उसी कंडीशन में जोड़ना चाहिए ना, जबकि हमें करंट हमको ज़्यादा मिले। तो कब जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हो बाहरी प्रतिरोध की तुलना में, उस समय सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम हो बाहर प्रतिरोध की तुलना में, तो उस समय हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये हो गया बच्चों आपका सेलों का संयोजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, सेलों के संयोजन के बाद हम लोग का आएगा एक नया टॉपिक, किरचॉफ का नियम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आएगा। इसी प्रकार से हमारा चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना। और आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करें और थोड़ा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। धन्यवाद।